कब्रिस्तान की आखिरी रात। एक डरावनी कहानी। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। गांव के बाहर स्थित पुराना कब्रिस्तान, जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते थे, उस रात किसी अनजानी बेचैनी से भरा हुआ था। गांव में एक अफवाह बहुत सालों से फैली हुई थी। जो भी इंसान अमावस्या की रात उस कब्रिस्तान में जाता है, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। लेकिन राहुल इन बातों पर यकीन नहीं करता था। राहुल शहर से अपने दोस्त की शादी में गांव आया था। दोस्तों के साथ बैठकर जब भूत प्रेत की बातें शुरू हुईं, तो किसी ने चुनौती दे दी। अगर इतना ही बहादुर है तो आज रात कब्रिस्तान में जाकर 1 घंटा बिता कर दिखा। राहुल ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। अमावस्या की रात। रात के 11:30 बजे राहुल टॉर्च और मोबाइल लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुत्तों के भौंकने की आवाज और ठंडी हवा उसकी हिम्मत को बार बार परख रही थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के लोहे के पुराने गेट के पास पहुंचा, गेट अपने आप क्रीक की आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। हवा होगी, उसने खुद से कहा। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो अचानक तापमान कई डिग्री गिर गया हो। कब्रों के बीच चलते हुए उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पहली आहट। रात के 12 बज चुके थे। राहुल ने एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, ताकि दोस्तों को सबूत दिखा सके। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। राहुल ने तुरंत टॉर्च पीछे घुमाई। कोई नहीं था। उसने फिर कैमरा सामने किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में उसे कुछ दिखा। एक सफेद परछाई उसके ठीक पीछे। राहुल का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसने फिर कैमरे में देखा, वो परछाई और पास आ चुकी थी। पुरानी कब्र का राज। डर के बावजूद राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में चल पड़ा जहां परछाई दिखाई दे रही थी। कब्रिस्तान के कोने में एक बहुत पुरानी कब्र थी, जिस पर नाम आधा मिट चुका था। बस इतना पढ़ा जा सकता था, आरती 1897। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी कब्र की मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी। राहुल के पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए। मिट्टी के अंदर से एक सफेद हाथ बाहर निकला। एक औरत की धीमी करुण आवाज गूंजी, तुम वापस क्यों आए हो? राहुल ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन पीछे की सारी कब्रें जैसे अचानक और करीब आ गई थीं। भयानक सच्चाई। अचानक राहुल को याद आया, गांव में एक कहानी मशहूर थी। 1897 में आरती नाम की एक लड़की की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। कहा जाता है कि उसने अपने प्यार के धोखे में आकर आत्महत्या कर ली थी, और हर अमावस्या को वो अपने धोखेबाज को ढूंढने वापस आती है। राहुल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसका पूरा नाम था राहुल आर्यन तिवारी। आरती का प्रेमी भी था, आर्यन। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर एक पुरानी धुंधली फोटो दिखाई दी, जिसमें वही चेहरा था जो राहुल का था, जैसे वो किसी पुराने जमाने में खड़ा हो। आखिरी पल। कब्र से पूरी आकृति बाहर आ चुकी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और खून से भरी आंखें। तुमने वादा किया था। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान का गेट गायब हो चुका था। अगले ही पल एक ठंडी हथेली ने उसके कंधे को छू लिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह का मंजर। अगली सुबह गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान के बाहर इकट्ठा थे। गेट खुला था। अंदर कब्रिस्तान के बीचों बीच, जहां पहले खाली जमीन थी, वहां अब ताजी मिट्टी की एक लंबी कब्र बनी थी। मिट्टी अभी गीली थी और उस पर पत्थर का एक टुकड़ा रखा था, जिस पर साफ साफ खुदा था, राहुल आर्यन तिवारी, मृत्यु अमावस्या की रात। गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? वो तो कल रात आया था, सुबह से दिखा नहीं। इसी बीच राहुल के दोस्त विकास, समीर और अजय भी वहां पहुंच गए। विकास के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। ये मजाक है ना? लेकिन वो मजाक नहीं था। कब्र के ठीक बगल में 1897 वाली कब्र सच में खाली थी।
उसकी मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। कब्रिस्तान की आखिरी रात, पार्ट 2। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी, एक खबर आग की तरह फैल गई। कब्रिस्तान में नई कब्र बनी है। लोग पहले तो मजाक समझे, लेकिन जब चरवाहे रमेश ने कसम खाकर कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है, तो आधा गांव वहां पहुंच गया। लोहे का पुराना गेट आधा खुला था। रात की नमी अब भी हवा में तैर रही थी। कुछ बुजुर्गों ने भीतर कदम रखने से पहले भगवान का नाम लिया। अंदर कब्रिस्तान के बीचों बीच, जहां पहले खाली जमीन थी, वहां अब ताजी मिट्टी की एक लंबी कब्र बनी थी। मिट्टी अभी गीली थी और उस पर पत्थर का एक टुकड़ा रखा था, जिस पर साफ साफ खुदा था, राहुल आर्यन तिवारी, मृत्यु अमावस्या की रात। गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? वो तो कल रात आया था, सुबह से दिखा नहीं। इसी बीच राहुल के दोस्त विकास, समीर और अजय भी वहां पहुंच गए। विकास के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। ये मजाक है ना? लेकिन वो मजाक नहीं था। कब्र के ठीक बगल में 1897 वाली कब्र सच में खाली थी। उसकी मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। कब्रिस्तान की आखिरी रात, पार्ट 2। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी, एक खबर आग की तरह फैल गई। कब्रिस्तान में नई कब्र बनी है। लोग पहले तो मजाक समझे, लेकिन जब चरवाहे रमेश ने कसम खाकर कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है, तो आधा गांव वहां पहुंच गया। लोहे का पुराना गेट आधा खुला था। रात की नमी अब भी हवा में तैर रही थी। कुछ बुजुर्गों ने भीतर कदम रखने से पहले भगवान का नाम लिया। अंदर कब्रिस्तान के बीचों बीच, जहां पहले खाली जमीन थी, वहां अब ताजी मिट्टी की एक लंबी कब्र बनी थी। मिट्टी अभी गीली थी और उस पर पत्थर का एक टुकड़ा रखा था, जिस पर साफ साफ खुदा था, राहुल आर्यन तिवारी, मृत्यु अमावस्या की रात। गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? वो तो कल रात आया था, सुबह से दिखा नहीं। इसी बीच राहुल के दोस्त विकास, समीर और अजय भी वहां पहुंच गए। विकास के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। ये मजाक है ना? लेकिन वो मजाक नहीं था। कब्र के ठीक बगल में 1897 वाली कब्र सच में खाली थी। उसकी मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। कब्रिस्तान की आखिरी रात, पार्ट 2। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी, एक खबर आग की तरह फैल गई। कब्रिस्तान में नई कब्र बनी है। लोग पहले तो मजाक समझे, लेकिन जब चरवाहे रमेश ने कसम खाकर कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है, तो आधा गांव वहां पहुंच गया। लोहे का पुराना गेट आधा खुला था। रात की नमी अब भी हवा में तैर रही थी। कुछ बुजुर्गों ने भीतर कदम रखने से पहले भगवान का नाम लिया। अंदर कब्रिस्तान के बीचों बीच, जहां पहले खाली जमीन थी, वहां अब ताजी मिट्टी की एक लंबी कब्र बनी थी। मिट्टी अभी गीली थी और उस पर पत्थर का एक टुकड़ा रखा था, जिस पर साफ साफ खुदा था, राहुल आर्यन तिवारी, मृत्यु अमावस्या की रात। गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? वो तो कल रात आया था, सुबह से दिखा नहीं। इसी बीच राहुल के दोस्त विकास, समीर और अजय भी वहां पहुंच गए। विकास के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। ये मजाक है ना? लेकिन वो मजाक नहीं था। कब्र के ठीक बगल में 1897 वाली कब्र सच में खाली थी। उसकी मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। कब्रिस्तान की आखिरी रात, पार्ट 2। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी, एक खबर आग की तरह फैल गई। कब्रिस्तान में नई कब्र बनी है। लोग पहले तो मजाक समझे, लेकिन जब चरवाहे रमेश ने कसम खाकर कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है, तो आधा गांव वहां पहुंच गया। लोहे का पुराना गेट आधा खुला था। रात की नमी अब भी हवा में तैर रही थी। कुछ बुजुर्गों ने भीतर कदम रखने से पहले भगवान का नाम लिया। अंदर कब्रिस्तान के बीचों बीच, जहां पहले खाली जमीन थी, वहां अब ताजी मिट्टी की एक लंबी कब्र बनी थी। मिट्टी अभी गीली थी और उस पर पत्थर का एक टुकड़ा रखा था, जिस पर साफ साफ खुदा था, राहुल आर्यन तिवारी, मृत्यु अमावस्या की रात। गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
ये कैसे हो सकता है? वो तो कल रात आया था, सुबह से दिखा नहीं। इसी बीच राहुल के दोस्त विकास, समीर और अजय भी वहां पहुंच गए। विकास के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। ये मजाक है ना? लेकिन वो मजाक नहीं था। कब्र के ठीक बगल में 1897 वाली कब्र सच में खाली थी। उसकी मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। कब्रिस्तान की आखिरी रात, पार्ट 2। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी, एक खबर आग की तरह फैल गई। कब्रिस्तान में नई कब्र बनी है। लोग पहले तो मजाक समझे, लेकिन जब चरवाहे रमेश ने कसम खाकर कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है, तो आधा गांव वहां पहुंच गया। लोहे का पुराना गेट आधा खुला था। रात की नमी अब भी हवा में तैर रही थी। कुछ बुजुर्गों ने भीतर कदम रखने से पहले भगवान का नाम लिया। घनस्तान की आखिरी रात, पार्ट 3। लगभग 4000 शब्दों की विस्तृत कहानी। अमावस्या की रात फिर लौट आई थी। आसमान इस बार पहले से भी ज्यादा काला था। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे प्रकृति खुद अपनी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। गांव के लोग अब सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते। बच्चे रोते तो माएं कहती, चुप हो जा, नहीं तो कब्रिस्तान वाली आ जाएगी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ डर तक सीमित नहीं थी। इस बार कुछ बड़ा होने वाला था। राहुल का बदलता चेहरा। पिछली अमावस्या के बाद से राहुल बिल्कुल शांत हो गया था। न गुस्सा, न हंसी, न डर, बस एक अजीब सी मुस्कान। विकास और समीर रोज उससे मिलने आते, लेकिन उसे देखकर उनके दिल में एक अनजानी घबराहट भर जाती। राहुल कभी कभी अचानक बोल पड़ता, तुम्हें पता है, जमीन के नीचे बहुत शांति होती है। अंधेरा बुरा नहीं होता, असली सच्चाई वही है। उसकी मां रातों को रोती रहती। एक रात उन्होंने देखा राहुल अपने कमरे की दीवार पर उंगली से कुछ लिख रहा था। जब उन्होंने लाइट जलाई, दीवार पर मिट्टी से बने शब्द चमक रहे थे, द्वार खुलने वाला है। पुरानी किताब। पंडित शिवनाथ को भी चैन नहीं था। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ आत्मा का बदला नहीं है, इसके पीछे कुछ और है, कुछ पुराना, कुछ शापित। उन्होंने अपने दादाजी की पुरानी संदूकची खोली। उसमें एक धूल से ढकी किताब थी, प्रेत विज्ञान रहस्य। किताब के एक अध्याय में लिखा था, कुछ आत्माएं केवल बदला लेने नहीं लौटती, वे किसी द्वार को खोलने के लिए चुनी जाती हैं। अमावस्या की लगातार 3 रातों में यदि रक्त और आत्मा का संयोग हो जाए तो मृत लोक का द्वार खुल सकता है। पंडित के हाथ कांप गए। 3 अमावस्या। पहली राहुल की कब्र, दूसरी आर्यन सिंह की टूटी कब्र, तीसरी आज। अगर आज कुछ हुआ तो शायद वो द्वार खुल जाएगा कब्रिस्तान की ओर। उधर राहुल अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसने सिर उठाया, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसकी आंखें फिर से सफेद हो गईं। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे रास्ता साफ दिख रहा था। वो बिना किसी आवाज के कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। गांव का वही लड़का सोनू, जिसने पिछली बार उसे मिट्टी खोदते देखा था, आज भी छुपकर पीछे पीछे चल पड़ा। उसके अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। तीसरी कब्र। कब्रिस्तान में आज अजीब सन्नाटा था। न हवा की आवाज, न झींगुरों की। राहुल सीधे उस जगह पहुंचा जहां 2 पुरानी कब्रें थीं। आरती 1897, आर्यन सिंह 1897। उनके बीच की खाली जमीन पर वो खड़ा हो गया। उसने फावड़ा उठाया, मिट्टी खोदने लगा। हर वार के साथ जमीन से हल्की हल्की काली धुंध निकलने लगी। सोनू दूर पेड़ के पीछे छुपा कांप रहा था। अचानक जमीन के अंदर से आवाज आई, समय आ गया। राहुल मुस्कुराया, मैं तैयार हूं। आत्माओं का मिलन। गड्ढा लगभग 5 फीट गहरा हो चुका था। अचानक उसमें से लाल रोशनी निकलने लगी। राहुल खुद उसमें कूद पड़ा। सोनू चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। गड्ढे के अंदर से भयानक मंत्रों की गूंज आने लगी। और तभी आरती की आकृति प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं। पुरुष, औरतें, बच्चे, सबकी आंखें काली। आरती ने कहा, हर धोखा देने वाली आत्मा आज हमारे साथ होगी। राहुल की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, द्वार खोलो। जमीन हिलने लगी।
कब्रिस्तान की सारी कब्रों की मिट्टी फटने लगी, हड्डियां बाहर आने लगीं। आसमान में बिजली चमकी, लेकिन बिना आवाज के। द्वार। कब्रिस्तान के बीचों बीच हवा घूमने लगी। काली धुंध का एक विशाल भंवर बना, उसके अंदर अजीब आकृतियां तैर रही थीं। पंडित शिवनाथ दूर से दौड़ते हुए आए। उन्होंने ये दृश्य देखा और समझ गए, ये मृतलोक का द्वार है। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उनकी आवाज दब रही थी। सोनू भागकर उनके पास पहुंचा। पंडित जी, राहुल अंदर है। पंडित ने आंखें बंद कीं। वो अब अकेला नहीं है। सच्चाई। भंवर के अंदर राहुल और आरती आमने सामने खड़े थे। आरती की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। तुम जानते हो क्यों चुने गए? राहुल की आत्मा ने पूछा। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ आर्यन का पुनर्जन्म नहीं हो, तुम उस वंश के आखिरी व्यक्ति हो जिसने हमें दफनाया था। राहुल के दिमाग में पुरानी यादें चमक उठीं। 1897। आरती की मौत के बाद गांव के कुछ लोगों ने सच छुपाने के लिए कई और निर्दोषों को मारकर कब्रिस्तान में दफनाया था। उनकी आत्माएं शापित हो गईं। आर्यन का परिवार पीढ़ियों तक जिंदा रहा, और अब आखिरी वंशज राहुल। तुम्हारे खून से ही द्वार खुलेगा। आरती ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेली से खून की एक बूंद गिरी। वो जमीन पर गिरते ही लाल चिन्ह में बदल गई। भंवर और तेज हो गया। गांव में आतंक। गांव के घरों की दीवारों पर दरारें आने लगी। लोग चीखते हुए बाहर भागे। कब्रिस्तान से काली धुंध उठकर पूरे गांव में फैलने लगी। जिन लोगों ने कभी किसी को धोखा दिया था, उन्हें अचानक अपने पीछे परछाई दिखने लगी। एक आदमी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, वो अचानक हवा में उठ गया। एक औरत जिसने अपने भाई की जमीन हड़पी थी, उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। न्याय। आखिरी कोशिश। पंडित शिवनाथ ने सोनू से कहा, अगर राहुल को बाहर लाना है तो उसकी आत्मा को उसके असली रूप की याद दिलानी होगी। कैसे? उसे उसकी मां की आवाज सुनाओ। सोनू दौड़कर गांव गया, राहुल की मां को लेकर आया। वो रोती हुई कब्रिस्तान पहुंची। भंवर अब भी घूम रहा था। उन्होंने पूरी ताकत से पुकारा, राहुल बेटा, वापस आ जा। भंवर के अंदर राहुल की आंखें एक पल के लिए सामान्य हुईं। आरती चीखी, नहीं। लेकिन मां की आवाज फिर गूंजी, तू मेरा बेटा है, किसी का बदला नहीं। राहुल के अंदर संघर्ष शुरू हो गया। उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंटी महसूस हुई। फैसला। आरती ने उसे पकड़ा, अगर तुम जाओगे तो ये द्वार बंद नहीं होगा। राहुल ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हें न्याय चाहिए था, लेकिन ये विनाश है। आरती की आंखों से पहली बार आंसू बहे। हम बहुत सालों से बंद है। राहुल ने धीरे से कहा, मैं रहूंगा, लेकिन द्वार बंद होगा। इसका मतलब मैं अपनी आत्मा यहीं छोड़ दूंगा। आरती समझ गई, अगर राहुल अपनी मर्जी से मृत लोक में रुका तो द्वार स्थायी रूप से बंद हो जाएगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएगा। बलिदान। राहुल ने आखिरी बार अपनी मां की आवाज सुनी। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। भंवर अचानक सिकुड़ने लगा। काली धुंध अंदर खिंचने लगी। सारी आत्माएं एक एक कर गायब होने लगीं। आरती ने आखिरी बार कहा, अब कोई धोखा नहीं होगा। द्वार बंद हो गया। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। गड्ढा खुद ब खुद भर गया। सुबह। अगली सुबह गांव शांत था। कोई दरार नहीं, कोई धुंध नहीं, लेकिन कब्रिस्तान में एक नई पत्थर की शिला खड़ी थी। उस पर लिखा था, राहुल आर्यन तिवारी, जिसने द्वार बंद किया। राहुल की मां वहां बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। पंडित शिवनाथ ने कहा, अब ये चक्र खत्म हो गया। अंतिम मोड़। साल बीत गए। गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। कब्रिस्तान अब शांत था, लेकिन एक दिन एक पर्यटक वहां आया। उसे पुराने किस्सों में दिलचस्पी थी। वो राहुल की शिला के सामने खड़ा होकर फोटो लेने लगा। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। राहुल। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सफेद थीं, और उसके पीछे आरती खड़ी थी। इस बार दोनों शांत थे। फोटो के नीचे अपने आप शब्द उभरे, द्वार बंद है, लेकिन चाबी अभी भी यही है। क्या सच में सब खत्म हुआ? कब्रिस्तान के नीचे अब भी वो जमीन है जहां द्वार खुला था। अगर कभी फिर 3 अमावस्या लगातार खून और धोखे से रंग जाएं, तो शायद द्वार फिर खुल सकता है, और इस बार शायद कोई उसे बंद करने वाला ना हो। समाप्त, या शायद नहीं। कब्रिस्तान की आखिरी रात, पार्ट 4।